चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें या तो दो डिफरेंट एटम हो, ठीक है, दो डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो एक्सचेंज हो रहे हो। ठीक है, दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हो, उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अपने पास एक है BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और एक हमने लिया Na2SO4 जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक अपने पास बेरियम के आयंस हैं, ठीक है, और इधर क्लोरीन के, वैसे इधर सोडियम के आयंस हैं और इधर SO4 के। ठीक है ना, तो अगर ये दो आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाएं, बेरियम की जगह सोडियम चला जाए, सोडियम की जगह बेरियम चला जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सोडियम चला गया क्लोरीन बेरियम की जगह तो क्या बना लेगा, NaCl, एंड जब बेरियम चला जाएगा SO4 की जगह तो क्या बनाएगा, BaSO4, BaSO4। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, होता यह है इस रिएक्शन में कि BaCl2 कैसा, BaCl2 है ट्रांसपेरेंट, Na2SO4 भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट। ये हो गया नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। अपने पास बेरियम सल्फेट का इसमें मिलता है प्रेसिपिटेट, PPT। कहने का मतलब ये दो लिक्विड सब्सटेंस हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी हमको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये कैसा मिलेगा हमको, सॉलिड। इसका क्या मिलेगा हमें, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, कैसा होता है दिखने में, देखो, और कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है, मिल्की प्रेसिपिटेट। ठीक है, देखो इस डायग्राम को देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी क्या डाला हुआ है, Na2SO4। ठीक, ऊपर से हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल लें, इस बोतल में क्या है, इस बोतल में है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। जब ये दोनों आपस में यहाँ पे आके मिलेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाइट वाइट फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, एकदम वाइट, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज प्रेसिपिटेट ऑफ, इसका प्रेसिपिटेट है BaSO4, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है ये। ठीक है, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, इस तरीके से बनता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था Na2SO4, Na2SO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ऊपर वाली बोतल में क्या था, ऊपर वाली बोतल में से हमने डाला BaCl2, बेरियम क्लोराइड।
दोनों जब आपस में मिल गए तो ये वाइट वाइट पोर्शन तुम्हें इस टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा होगा। इस वाइट वाइट पोर्शन का नाम क्या है? ये बना है प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को रख देंगे ऐसे ही तो ये वाइट वाला पोर्शन जो है नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड पार्ट। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट किसका बना है? BaSO4, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और बाकी और क्या बनेगा इसमें? जो लिक्विड पार्ट रह जाएगा वो बनेगा NaCl, नमक। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शन में पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? इसको पढ़ रहे थे एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बैरियम है वो किससे एक्सचेंज हो गया? सोडियम से। बैरियम और सोडियम दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए नहीं? तो इसी एक्सचेंज की वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो वैसे ही एक रिएक्शन और देखते हैं आगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है इससे सोडियम क्लोराइड से, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। तब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सिल्वर और सोडियम ये दोनों आयंस आपस में क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं। सिल्वर की जगह सोडियम आ जाता है तो क्या बनता है? NaNO3, NaNO3। और सोडियम की जगह सिल्वर आ जाता है तो क्या बनता है? AgCl। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। ये जो मिला ना हमें सिल्वर क्लोराइड, ये किस तरीके का मिलेगा? इसका हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखो दिखाते हैं इसको किस तरह का होता है। देखो कुछ इस तरह का, इसको समझते हैं। ये जो है इस वाली बोतल में ये क्या लिखा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट। कहने का मतलब ये है AgNO3। ठीक है, थोड़ा सा AgNO3 हमने इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही डाल दिया। AgNO3 लिख देता हूँ मैं, है ना। ऊपर से हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहे हैं? इस बोतल में क्या है? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिले तो यहाँ पे देखो ये वाइट वाइट फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इतने पार्ट में टेस्ट ट्यूब में। वाइट वाइट जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? AgCl। ठीक है, कैसा? इसका वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, बाकी जो पार्ट बचा उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? वो पार्ट बचा NaNO3 का। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जिसको हम बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेट समझ में आया किस तरीके का बनता है? चलो वैसे ही एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। जैसे एक रिएक्शन है FeS की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनता है? हमें Fe और हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस H2S। H2S होती है गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं। वैसे ही अगर हम CuSO4 की रिएक्शन NH4OH को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4OH को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इससे कराते हैं तो हमें मिलता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस क्या मिलता है? NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये भी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? ये हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, चलो दो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको और पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड AgCl3 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से कराते हैं तो क्या मिलता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
प्लस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हो गया देखो, एल्यूमिनियम और अमोनियम एक दूसरे से क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है। वैसे ही अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से कराते हैं तो हमें मिलता है कॉपर सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? आयंस का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है। आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। चलो अब देखो, वैसे तो ये रिएक्शन कभी पूछी तो जाती नहीं है, लेकिन कभी एग्जामिनर पूछ ले तो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। समझ में आया? जब दो सॉल्यूशंस होते हैं अपने पास, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, पानी में घुले हुए मिश्रण जो होते हैं, ठीक है, जब हम उनको एक साथ मिलाते हैं तो अगर हमको कोई सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है वहां पे तो उसी सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। हमने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी अभी पढ़ी हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है। जैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो हम ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल भी सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल भी हम किस में लिख सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शंस में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे जो है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है, जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है, ठीक है नहीं, तो उस कंडीशन में कुछ सॉल्ट बनता है, ठीक है, और कुछ वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, या फिर सिंपल लैंग्वेज में व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डोंट वरी, अगर अभी याद ना करना हो तो हम अगले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। अब जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब बता देता हूं पहले। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन बोल दो या गेन बोल दो, है ना, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लो अगर मैं कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं, है ना, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं, क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, अब कॉपर को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गई।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो गया कॉपर के पास, नहीं। इस कंडीशन में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में किसी एलिमेंट पास अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उसके पास ऑक्सीजन आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? इसका उल्टा। रिडक्शन को हम बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन का आना, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन नहीं है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन चली जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं CuO इसकी रिएक्शन H2 से करा दूं, हाइड्रोजन गैस से करा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे कॉपर मिलेगा, और ये जो H2 है ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, वाटर बना लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है भाई, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कॉपर के पास से ऑक्सीजन चली गई, तो क्या हुआ यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हम बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया? ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन कहीं जा रहा हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? रिडक्शन। है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। कितनी चीज क्लियर? अब यहीं से तुमसे पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। चलो, उसके लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं पहले, है ना। अब देखो, मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, उस रिएक्शन का नाम पहले मैं बता देता हूं। एक होती है रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम रिडोक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कॉपर प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं अब इसको। देखो, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ से कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, जल्दी बताओ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? जहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो तो बोलते हैं रिडक्शन। भाई यहाँ तो हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन था अकेला, और यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, तो हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन आ गई ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, गेन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन।
तो ऐसी रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो यहीं से दो टर्म्स आती हैं निकल के। कौन कौन सी टर्म? कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये दोनों टर्म भी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा एजेंट या वो एलिमेंट जिसका रिडक्शन हो रहा हो, वो एलिमेंट जिसका रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे मुझे इस इक्वेशन में बताओ कि किसका रिडक्शन हो रहा है। अरे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर से ही तो ऑक्सीजन अलग हुआ, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CuO। ठीक है, समझ में आया? चलो। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, विच गोज अंडर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, H2 का। ये क्या हो जाएगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं उससे समझ। देखो एक इक्वेशन ली हमने Fe2O3, रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्यूमिनियम क्या बनता है, Fe प्लस Al2O3। यहाँ पे जब हम प्यार से देखेंगे क्या हो रहा है, देखो यहाँ आयरन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम था और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर सारी चीजें, बताओ जरा। किसी को कोई भी दिक्कत? चलें, तो देखो ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी चीज़ की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है। अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो सबसे पहला है का इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, आएगा? कोरोजन ये वो मत समझ लेना जो हम ठीक है, ये क्या है, जब हम किसी मेटल को, ठीक है,
जब हम किसी मेटल को, कोई भी एक मेटल है अपने पास, उसे ओपन एयर में रखते हैं ना, बाहर खुले में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो मेटल, कोई भी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, आयरन है, इनको जब हम ओपन एयर में रख देते हैं तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है ना, वो उसकी सरफेस पर आकर रिएक्शन करने लगते हैं। और बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो जो मेटल है वो गलने लगती है, उस पर जंग आने लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन किसका नाम है? जब लोहे पर जंग आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पर जंग आता है तो इसी को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो ये लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटन अप ऑफ द मेटल्स, मतलब मेटल्स का धीरे धीरे क्या हो जाना, ईटन अप मतलब खराब हो जाना, गल जाना, ठीक है, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज। जो भी हमारे एटमोस्फेयर में गैसेज है, कौन कौन सी, जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2S, H2O, ठीक है ना, जब हम किसी भी मेटल को ओपन एयर में रख देते हैं तो ये सारी चीज़ें आके उस पर चिपकती हैं, फिर धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू करती हैं उसकी सरफेस पर, ठीक है। तो वो क्या बना लेती हैं, मेटल से उसका ऑक्साइड बना लेती हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे गलने लगता है और बेकार होने लगता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। देखा होगा तुमने, नहीं देखा? कैसा होता है किसने देखा ये, और देखो, बात करते हैं कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है, रिएक्शन कभी पूछे, जैसे हमने ये आयरन है ना, आयरन की रिएक्शन जब हम O2 से कराते हैं, मतलब आयरन को हमने बाहर छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें वाटर भी है, तो ये क्या करता है, दोनों चीज़ें आयरन से रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं Fe2O3 इंटू H2। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पता तो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेट कर लेते हैं कि देयर आर वाटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं जंग या फिर रस्ट। जो जंग होता है ना लोहे पर, उसका फॉर्मूला है ये, इस तरह का होता है, देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन दिख रहा है, पिलर्स वगैरह पे ऐसे होता है भाई। धीरे धीरे जब कोई मेटल ओपन के कांटेक्ट रखी रहती है तो वो इस तरह से बहुत ही बुरी तरह से गल जाती है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। और ये जो रस्ट ऊपर आप देख रहे हो, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू XH2 इज रस्ट, को जंग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। समझ में आ गया? चलो, अच्छा, कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई किसी भी चीज़ पर जंग ना लगे, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, कैसे बचाया जा सकता है किसी भी मेटल को जंग लगने से, बताओ जरा। सबसे पहला पे क्या कर दो, सबसे पहला तो उस पर क्या कर दो, पेंट कर दो, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका, पे ग्रीस कर दो, ग्रीस लगा दो, या फिर उस पर ऑयल लगा दो। तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे घर पे लोहे की कढ़ाई होगी, प्योर आयरन की कढ़ाई, खाना बनता हो, तो अगर उस कढ़ाई को क्या करो, एक बार अच्छे से पानी से धो दो और ऐसे ही रख दो, क्या होगा ना, उस पर भी रस्टिंग दिखाई देने लगती है कढ़ाई पर, ठीक है। लेकिन अगर उसी कढ़ाई को तुम तेल लगा करके रखोगे, उस पर ऑयलिंग करके रखोगे, तो रस्टिंग दिखाई नहीं देगी। तो भाई रस्टिंग को या कोरोजन को कम करने का एक तरीका होता है कि उस पर या तो ऑयल लगा दो या ग्रीसिंग कर दो, हाँ। एक तरीका होता है बाई गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में होता है कोटिंग। इसकी कोटिंग, किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो फिर उस पर क्या होता है, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता उस मेटल को, इससे फिर रस्टिंग, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं
गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग या फिर ऑयल लगा देना। ठीक है, इन तरीकों से हम कोरोजन को बचा सकते हैं। तो अगर लिखने को आएगा तो बता सकते हो भाई तरीके हैं। ठीक है, ना क्लियर? अच्छा मुझे ये बता दो कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, देख लो सही से। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा क्या इफेक्ट होता है? दूसरा इफेक्ट को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। पहला इफेक्ट हमने पढ़ लिया, दूसरा इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है तो बताएगा? देखो, जब भी कोई ऑयल हो, है ना, कोई फैट हो, ठीक है, या ऑयल से बना कोई फूड हो, फैट से बना कोई फूड हो, फैट तो होता ही है फूड में, जब भी हम इनको ओपन एयर में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि भाई ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर क्या होता है, इनका टेस्ट और इनकी स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। या हमने देखा होगा जब हम खाना बनाया, जैसे सुबह के टाइम खाना बनाया, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसको हमने रख दिया शाम तक के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खाने में तेल है, ऑयल है, फैट है, तो ऑयल और फैट क्या करता है, ओपन एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों में ही चेंज आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं शाम को, ये खाना हो चुका है भाई बेकार है, तो फिर उसको खाते नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑयल और फैट से बनी चीज़ें जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो उनका टेस्ट और उनकी स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, कैसे बचा सकते हैं किसी भी खाने को, कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहला तरीका हो जाता है कि भाई खाने के अंदर मिला दो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो फैट और ऑयल को रिएक्शन करने से कुछ हद तक रोक लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट अगर हमने मिला दिया, खाने के अंदर जो भी फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होगा वो बहुत टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताओ, ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम एक लिख देना, BHA और एक BHT। ठीक है, BHA और BHT, ठीक है, ये दो नाम होते हैं, BHA एंड BHT। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि खाने को किस में रख दो, नाइट्रोजन गैस में रख दो। नाइट्रोजन गैस के पैकेट में बंद कर दो, तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इनर्ट गैस है मतलब कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करने देती। कहने का मतलब, हमने एक पैकेट लिया, ये जितने भी चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं उसमें सब में नाइट्रोजन गैस रहती है ना, इसमें चिप्स भर दिए, अगर इस पैकेट को ऐसे ही बेच देंगे तो क्या होगा, इस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ठीक,
या अगर हमने इसमें नॉर्मल हवा भर दी तो नॉर्मल हवा में भी तो ऑक्सीजन, तो इसके अंदर चिप्स के अंदर जो फैट और ऑयल है वो उस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएगी, खराब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, मशीन जो होती है पहले पैकेट लेते हैं, उसके अंदर से पहले सारी एयर निकाल लेते हैं। ठीक है, पैकेट में चिप्स भरा, सारी एयर निकाल ली, कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं रही। फिर इसके अंदर डालते हैं नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। तो नाइट्रोजन गैस डालने के बाद क्या होगा कि ये जो चिप्स वगैरह हैं ये रिएक्शन ही नहीं होगी इनमें, तो ये जो चिप्स का पैकेट है सेफ रहेगा। ठीक है, इनके अंदर जो खाने की चीज़ें हैं सेफ रहेंगी। ठीक, लेकिन इनके ऊपर भी क्या लिखी होती है, एक्सपायरी लिखी होती है। तो वो एक्सपायरी इसीलिए लिखी होती है कि भाई बस इतने टाइम तक ये इनको रोक पाएगा, के बाद धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो दो तरीके समझ में आए, इस तरीके से खाने को सड़ने से गलने से बचाया जा सकता है। सबसे पहला, खाने में क्या मिला दो, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो खाने को क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाएंगे। दूसरा, खाने को किस में रख दो, नाइट्रोजन गैस में रख दो। ठीक है। तीसरा, सबसे आसान जो हम सबसे ज़्यादा घरों में करते हैं अपना, खाने को किस में रख दो भाई, फ्रीज के अंदर रख दो, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, फ्रीज के अंदर अगर हम खाने को रख देते हैं तो उसमें ठंडा रहता है। ठीक है? ठंडा रहता है, वो बाहर की एयर को अंदर नहीं आने देता, तो फैट और ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ठंडा रहने की वजह से दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ठंडा रहने की वजह से जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो फ्रीज में जब हम खाना रखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, इसकी वजह से हमारा खाना थोड़े ज़्यादा टाइम तक चलता है। ठीक है, और और क्या हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख दो। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखने से क्या होगा कि भाई हमने किसी खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, तो उस कंटेनर के अंदर जो ऑक्सीजन है थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के लिए इनफ नहीं होगी। लेकिन कुछ समय के बाद फिर खराब तो होना ही है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखने से कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम तक हम खाने को चला सकते हैं। ठीक है, तो जब भी तुमने देखा होगा घर पे किचन के अंदर जो भी सामान वगैरह, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब पैकेट से खुल जाते हैं, तो हम इनको क्या कोशिश करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। ठीक है, ताकि ये थोड़े टाइम तक चलते रहें, जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, और एक और तरीका क्या हो सकता है कि भाई जो फूड है अपने, ठीक है, जो खाने पीने का सामान है उसको डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखें, या फिर अपसेंट ऑफ सनलाइट में रखें। ठीक है, क्योंकि जब सनलाइट होती है तो सनलाइट के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो फास्ट हो जाती है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से खाना थोड़ा टाइम तक चलता रहता है। और यहीं पे हो जाता है ये चैप्टर ओवर। मैंने कौन कौन से 5 तरीके बताए, 5 तरीके ये बताए कौन कौन से मैंने। सबसे पहले, या तो फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, या फिर नाइट्रोजन गैस के कंटेनर में रख दो, या फिर रेफ्रिजरेटर में रख दो, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, या फिर डायरेक्ट सनलाइट से दूर रख दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं किसी भी खाने को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए।